सो वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेंट रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या बताता है बेंट रूल और उससे कौन कौन से मॉलिक्यूल के शेप बनाने में हमको हेल्प मिल सकती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेंट रूल का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो टू दैट पोजिशन वेयर एस कैरेक्टर इज मिनिमम। ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ जाना क्यों ही प्रेफर करेगा जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये चाहता है कि वो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचे, उससे कोई इलेक्ट्रॉन ना खींचे, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा ऐसी पोजीशन एक्वायर करना चाहेगा जहाँ पे एस कैरेक्टर कम से कम हो। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम किन किन मॉलिक्यूल्स का शेप ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है PF3Cl2। PF3Cl2 मॉलिक्यूल में अगर मैं स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन करूँ तो हमारे पास फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले गया फ्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले गया क्लोरीन। तो अगर मैं पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो शेयर हो चुके हैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो लोन पेयर एक भी नहीं बचता है। तो अगर इसके पास लोन पेयर नहीं बचा है, टर्मिनल एटम कितने हैं इसके पास 5, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर निकल के आता है 5 और 5 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। ओके, यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसीलिए इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप सब एक ही होगा, देयर विल नॉट बी एनी डिस्टॉर्शन। ओके, तो जो फाइनल शेप यहाँ पर अराइज होता है उसका, वो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, राइट। मैंने ये शेप क्यों बनाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर चलता रहता है। हमको दिखता है कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और 3 ही इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो तीनों फ्लोरीन को इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिया जाए, बची 2 एक्सियल पोजीशन, उन पे ऊपर और नीचे क्लोरीन को रख दिया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्या रीज़न है आंसर गलत होने का? तो बात यह है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल के बना होता है 2 हाइब्रिडाइजेशन से। वो कौन से 2 हाइब्रिडाइजेशन है जिससे मिलके sp3d बना होता है? एक तो है हमारे पास sp2, जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए मिक्सिंग हुई होगी s की, px की और py की। इसके साथ साथ इसमें जो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है dz² pz, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि dz² और pz के इंटरमिक्सिंग से ये वाला हाइब्रिडाइजेशन बना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एक जो कि किसके लिए हो गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए, और एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया उन एक्सियल बॉन्ड्स के लिए। अगर हम इन दोनों जगह पर एस कैरेक्टर निकालें तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s है, टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो एस कैरेक्टर निकल के आता है 33.33%। हर बॉन्ड में यहाँ पर 33.33% एस कैरेक्टर होगा। लेकिन वहीं अगर मैं dz² pz में निकालूं तो देयर इज 0% एस कैरेक्टर। तो अब आप खुद बताइए कि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पर जहाँ पे 0% एस कैरेक्टर है, या इक्वेटोरियल पोजीशन पर जहाँ पर 33.33% एस कैरेक्टर है? आई थिंक सबको इसका आंसर पता है कि फ्लोरीन शुड ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन इन दिस केस। ओके, तो PF3Cl2 हमारे पास इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। अब मैंने तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे क्यों रख दिया? अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए हमको तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे रखना पड़ा, राइट। तो PF3Cl2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेंट रूल की जरूरत पड़ती है, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ बेंट रूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ClF3 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो जल्दी से ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। तो जब हम ClF3 का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इसके पास होते हैं 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हैलोजन है क्लोरीन।
फ्लोरीन शेयरिंग करता है एक इलेक्ट्रॉन की, टोटल 3 फ्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन सबट्रैक्ट करने के बाद बचता है 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर यानी 5, और हाइब्रिडाइजेशन इससे हो गया sp3d। sp3d में अगेन ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लेकिन अगर आप उसमें 2 लोन पेयर रख दोगे तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से शेप इसका आना चाहिए अगर हम देखें तो कुछ ऐसा शेप यहां पे नजर आता है जिसको हम बोलते हैं टी शेप्ड, राइट। अब इसमें सवाल यही आता है कि मैंने लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रखा, एक्सियल पे क्यों नहीं रखा, इसमें बेंट रूल कहां तक इन्वॉल्व है। तो बात बस इतनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमको वहां रखना था जहां पे एस कैरेक्टर मिनिमम है, तो मैंने फ्लोरीन्स को एक्सियल पोजीशन पे रखना प्रेफर किया। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे क्यों रखा, अगर हम बेंट रूल से समझें तो लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादा क्योंकि वो अनशेयर्ड पेयर है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगी टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के साथ शेयर नहीं हो पाएगी और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड ये वहां जाना पसंद करेंगे जहां पे एस कैरेक्टर मैक्सिमम हो, जैसे इस केस में इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और अगर हम इसको VSEPR से समझना चाहें तो भी हम समझ सकते हैं। लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वहाँ रहना चाहेगा जहाँ पे एंगल मैक्सिमम हो। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, इसीलिए लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना पसंद करता है। वहीं अगर आप इसको एक्सियल पे रख देते तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिससे रिपल्शन ज़्यादा अराइज होता है। तो ClF3 के मॉलिक्यूल को समझने के लिए भी हम यहाँ पर बेंट रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें हमको पता लगाना है कि CH3 रेडिकल और CF3 रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या क्या है। तो अगर मैं CH3 रेडिकल का यहाँ पर शेप बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कार्बन का रहता है sp2 और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये रहता है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। वहीं अगर मैं CF3 का बनाऊं तो CF3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3, ओके। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये पाया जाता है एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो ये डिफरेंस क्यों पहले वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों दूसरे वाले केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम इसको बेंट रूल से समझें, ठीक है। तो सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो वहां रहना चाहेगा जहां s कैरेक्टर कम हो। तो फ्लोरीन की वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना हो के sp3 हो रहा है, क्योंकि sp3 होने से s कैरेक्टर क्या हो गया उसमें 25% यानी घट गया, ठीक है। तो फ्लोरीन वो टर्मिनल एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 करवा रहा है ताकि फ्लोरीन वहां जा सके जहां पे s कैरेक्टर कम है। अगर वो sp2 हो जाता तो s कैरेक्टर बढ़ जाता और फ्लोरीन वहां जाना प्रेफर नहीं करता। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग ये रीजन हम यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से CH3 रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्यों है, इसको भी हम VSEPR थ्योरी की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करवाऊँ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। आप देख सकते हो कि कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड पेयर की वो थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन के साइड से खिंच जाएगी कार्बन की तरफ, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई कार्बन के पास, बॉन्ड पर रिपल्शन जाएगा बढ़, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि उसके बीच का एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि ऑफकोर्स sp3 में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने हो जाते हैं 120 डिग्री के। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो यहाँ पर ये समझ में आता है क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 हुआ, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे यहाँ पर बेंट रूल के, राइट। तो इनको आप अच्छे से समझिए, इनको एकदम से दिमाग में बिठा लीजिए और इसी टाइप के और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा मैं अगले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।